हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो इसमें हम बीए प्रोग्राम जो सेकेंड ईयर सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट एजुकेशन वाले एसईसी में सब्जेक्ट में इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो में ऐसे रेगुलर एनसीईआरटी सभी स्टूडेंट के। और ये जो हमारी क्लास है ये क्लास 10 है, ये क्लास 10 है और इससे पहले हमने 9 क्लास करा चुके हैं। अभी तक आपने वो सभी वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा। हर एक वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली, क्योंकि हम टोटल 10 वीडियो लाएँ। अगर 10 में से आपके 4 क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं ना, तो आप पास आउट हो सकते हैं अच्छे नंबरों से, क्योंकि आपको पेपर में 4 क्वेश्चन ही अटेंड करने होते हैं। अब 10 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं ये किसी को नहीं पता, तो आपको 10 क्वेश्चन के आंसर याद करने होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हम बताने जा रहे हैं आपको इस वीडियो में। बाल विकास अध्ययन की प्रमुख पद्धतियों की चर्चा कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कंप्लीट मिलने वाला है और इससे पहले हमने इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको बता चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है, इस क्वेश्चन का भी आंसर बता चुके हैं। इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी ना, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा एंड ये जो आपका क्वेश्चन दिख रहा है थर्ड, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा। तो इसके बाद आपकी इस यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसके बाद 2 वीडियो और आएगी इस यूनिट के लिए। और इससे पहले जो हमारी यूनिट सेकंड, थर्ड, 4 एंड 5 ये सभी हमने जो कंप्लीट करा चुके हैं। नहीं देखा तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी सभी यूनिट के। तो ये देख सकते हैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होने जा रहा है। तो आंसर देखिए, बाल मनोविज्ञान की अध्ययन जो बच्चों के विकास और व्यवहार पर केंद्रित है। बाल मनोविज्ञान में जन्म से किशोरावस्था तक के बच्चों का अध्ययन होता है। जो मतलब एक जन्म से छोटे बेबी से लेके बड़े लोगों तक के अध्ययन का होता है, बच्चों का अध्ययन होता है इसमें। बाल मनोविज्ञान में शिक्षा मनोविज्ञान का भी अध्ययन होता है, जो स्कूल जाने वाले बच्चों के शारीरिक, संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास का अध्ययन करता है। तो इसमें बच्चों के विकास का होता है, जो स्कूल जाते हैं बच्चे उनके सामाजिक, शारीरिक सभी विकास का अध्ययन किया जाता है इसमें। बाल विकास अध्ययन की प्रमुख पद्धतियाँ, तो पद्धतियाँ आपका यहाँ से स्टार्ट है। फर्स्ट पॉइंट, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने कई विधियों का विकास किया है। इन विधियों में से जो परिणाम प्राप्त होते हैं उन्हें विश्वसनीय तथा वैध कहा जा सकता है। बाल मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों का निम्न प्रकार है। तो यहाँ प्रकार आपको यहाँ पर लिखे गए, नीचे काफ़ी प्रकार के होते हैं और ये एक इन्होंने वैज्ञानिक होते हैं, इन्होंने बहुत रिसर्च करने के बाद इनको जो विश्वसनीय प्राप्त होती है और सही कहा जाता है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ से, निरंतर निरीक्षण विधि। निरंतर निरीक्षण विधि बालक के निजी व्यवहार का आंकलन करने में सहायता होती है। इसमें निरीक्षणकर्ता चेकलिस्ट के द्वारा बालक के व्यवहार का आंकलन करता है। इस विधि की अनेक प्रवृत्तियों में से एक मुख्य इस प्रकार है। तो इनकी जो विधि है इसके अकॉर्डिंग इसकी जो पॉइंट यहाँ दिए, 4 पॉइंट दिए। देखिए, सामुदायिक सर्वेक्षण, इस विधि द्वारा किसी समुदाय में रहने वाले बालकों का अध्ययन किया जाता है। तो मतलब जो समुदाय में जो बच्चे रहते हैं उसका अध्ययन इस विधि को अकॉर्डिंग किया जाता है। इससे किसी विशेष समुदाय के बालकों में विशेष व्यवहार क्यों उत्पन्न होता है, यह अन्य समुदायों के बालकों के व्यवहारों में क्यों विभिन्नता है की जानकारी मिलती है। इसमें ना 2 समुदायों को लेके मतलब और दोनों में विभिन्नताएं देखी जाती है, दोनों में क्या क्या अलग है, क्या क्या उत्पन्न हो रही है, इन दोनों के बारे में जानकारी विभिन्नता देखी जाती है और मिलती है समुदाय के ऊपर। एंड सेकंड पॉइंट इसका है चेक लिस्ट। ये बालकों के विभिन्न प्रकार के विकास तथा व्यवहारों की एक सूची होती है, ये इसको कहते हैं एक सूची। ठीक है, इस सूची में दिए गए पदों के अनुसार जांच करके ही व्यवहार तथा विकास का निरीक्षण किया जा सकता है। और ये सूची, इसमें ना जांच पड़ताल किया जाता है कि बच्चों का जो विकास है किस टाइप से होगा, उनका व्यवहार किस टाइप से है। एंड थर्ड पॉइंट है इसका परिस्थिति विश्लेषण। विभिन्न परिस्थितियों में घटने वाले बालकों के व्यवहार का अध्ययन इस विधि द्वारा किया जाता है। माता पिता, शिक्षक, साथी, समुदाय आदि सभी के पक्षों के साथ बालक के व्यवहार में क्यों विभिन्नता पाई जाती है, इस बात की जानकारी उन परिस्थितियों का विश्लेषण करने से होती है जिससे निर्देश व्यवहार किया जाता है। तो मतलब इस विधि के अकॉर्डिंग जो एक बच्चा होता है उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए उसके माता पिता, साथी, दोस्त सभी के बारे में जो उससे बातचीत करता है, उनसे बातचीत करके उनके व्यवहार का पता लगाया जाता है, उनके
परिस्थिति में विशेषण क्यों हो रहा है, क्यों व्यवहार में चेंजिंग आ रही है, सब कुछ बताया जाता है समुदाय, साथ ही शिक्षक के लिए। इसका 4 पॉइंट है समय निर्देशन। इस विधि द्वारा किसी निर्धारित समय में चालक के विकास तथा व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है। एक वर्ष में अनेक बालकों के शारीरिक विकास में विभिन्नता तथा उनके कारकों की जानकारी इस विधि से होती है। और इसमें जो बच्चों की वृद्धि होती है, जो समय के अकॉर्डिंग हो रही है, उनके बारे में जानकारी दी जाती है। और इसमें एक वर्ष में अनेक बालकों के जो शारीरिक विकास होते हैं, उनमें विभिन्नताएं होती है, उनके कारक की जानकारी भी इस विधि को जाती है। मतलब इसी विधि को अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि जानकारी प्राप्त होती है कि किसमें कितनी विभिन्नता पैदा हो रही है। एंड देखिए, उपयुक्त चारों विधियों की सीमाएं इस प्रकार है, उनकी सीमाएं कुछ इस प्रकार है। इस विधियों द्वारा एक साथ बहुत से बालकों का अध्ययन नहीं किया जा सकता। इसकी मतलब सीमाएं मतलब कमियां, कि मतलब एक साथ ना बहुत ज़्यादा बालकों का मतलब बच्चों का अध्ययन नहीं किया जा सकता। इसका प्रयोग प्रशिक्षित व्यक्ति ही कर सकता है, और जो मतलब शिक्षित व्यक्ति है वही इसका कर सकता है, जैसे कोई अनपढ़ व्यक्ति इसका नहीं कर सकता। इन विधियों का प्रयोग करते समय वातावरण को नियंत्रण करने में कठिनाई आती है, और इसे करने में ना कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है व्यक्ति को। ये फर्स्ट पॉइंट के आपके आंसर थे जो आपको यहाँ पर हमने बताए थे, ये जैसे रेड कलर से लिखा है। तो इस पॉइंट के अंदर आपको ये हेडिंग है, आपका आंसर बनता है। एंड जो इसका सेकंड पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीवन वितरण विधि। इस विधि द्वारा बालकों के जीवन क्रम का रेखा जोखा सतत पूर्वक रखा जाता है। बालक के जन्म के समय होने वाली घटनाओं का संकलन किया जाता है। माता पिता, अभिभावक तथा रिश्तेदारों से बालक के बारे में सूचना मांगी जाती है। 1885 ईस्वी में प्रेस ने जर्मनी में इस विधि का प्रयोग किया था। तो मतलब इस विधि के अकॉर्डिंग यही होती है ना कि जो बच्चे पैदा होते हैं उसके लेखा जोखा, उसकी जो भी जानकारी होती है ना, सब रखा जाता है। उसके माता पिता से, रिश्तेदार से उस बालक के बारे में सूचना इकट्ठा की जाती है, मांगी जाती है। और जो इसका प्रयोग इन्होंने किया था जर्मनी में, ठीक है, 1885 में। तो इसमें जैसे कि आज की डेट में एक बेबी होता है तो उसका जन्म पत्री बनाया जाता है, तो उसका लेखा जोखा सब कुछ उसमें आ जाता है। उसका जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ, कितने टाइम हुआ, सब कुछ पता करके रखा जाता है जीवन के बारे में। एंड थर्ड पॉइंट है मनोभौतिक की विधि। मनोभौतिक विधि द्वारा मन तथा शरीर के संबंधों के आधार पर व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और इस विधि के अकॉर्डिंग जो शरीर है हमारा, उसके जो संबंध है ना, उसके आधार पर व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। शरीर के विकास के साथ साथ शरीर की अन्य मानसिक शक्तियों का विकास भी होता है। और इसमें जो मानसिक शक्तियाँ होती हैं शरीर का, उसका भी विकास होता है। इस अध्ययन पर बिने ने बुद्धि लंबी की कल्पना की तथा मानसिक वायु पर विचार प्रतिस्थापित किया है। तो इसमें अलग अलग जो कहते हैं ना, बिने ने बुद्धि की जो उसके बारे में कल्पना की और मानसिक जो वायु उस पर विचार और प्रतिस्थापित किया था। इस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के माध्यम होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है। किसी भी उद्देश्य से शरीर तथा व्यवहार में क्या परिवर्तन होते, यह जानना ही इस विधि का उद्देश्य है। और इस विधि का उद्देश्य क्या है कि जो शरीर है और व्यवहार है, उन दोनों में क्या परिवर्तन हो रहे, बस इसे ही जानना इसका उद्देश्य मैंने। इस विधि के द्वारा प्रणाली की आंशीन की सत्यता को जानने का प्रयास किया जा सकता है, और इसमें उसकी सत्य की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसका 4 पॉइंट है आत्मनिष्ठा आंकलन विधि। आत्मनिष्ठा आंकलन विधि में बालक के अनौपचारिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसमें बालक के बारे में विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती है। यह विधि सरल है तथा इसमें प्राप्त सूचनाओं का प्रयोग तुलना करने में किया जा सकता है। तो इस विधि के अकॉर्डिंग ना एक बच्चे के जो क्या कहते हैं, किसी भी चीज़ को सूचनाएं प्राप्त करके उसकी तुलना की जा सकती है। और ये विधि महत्वपूर्ण होती है सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए बालक के, और ये अनौपचारिक तरीके से इसका व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है। एंड इसका नेक्स्ट पॉइंट है आपका सांख्यिकी विधि। सांख्यिकी विधि से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है तथा परिणामों की विश्वसनीयता तथा वैधता की जांच की जा सकती है। मतलब इसमें संख्या के आधार पर ना किसी भी चीज़ का परिणाम निकाला जाता है और उनके जो विश्वास के ऊपर उनकी वैधता की जांच की जा सकती है कि ये सही है विधि या गलत है। और ये आपका 7 पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि का उपयोग नियोजित वातावरण में बालकों के विकास के अध्ययन में किया जाता है। इस विधि में एक
वर्ग नियंत्रण रहता है और एक प्रयोगात्मक दोनों वर्गों से प्राप्त परिणामों की तुलना की जाती है। इस विधि में मनोवैज्ञानिक विश्वसनीय तथा वैध है। तो मतलब इस विधि में ना अगर दो बच्चे होते हैं, अलग अलग दो वर्गों के परिणामों को लेके उन दोनों की तुलना की जा सकती है कि ये वाला सही है या ये सही है, इन दोनों में अंतर क्या है, इनके बारे में सब कुछ जानकारी प्राप्त करना। और ये मनोवैज्ञानिक जो विश्वसनीय तथा वैध है, और ये मनोवैज्ञानिक की तरफ से विश्वसनीय है विधि। तो यहाँ पर फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आपका कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले हमने जो बाकी के आपको क्वेश्चन कराया वो सभी देख लीजिएगा, लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एंड आने वाली 1-2 वीडियो और आएगी आपकी इसके बाद। फिर इसके बाद इस बुक की आपकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर खत्म हो जाएंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।